भलीकान नाज़रीन अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊँ आहियां अव्हां जी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असीं इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वेंदो आहे या उहे पस मंज़र में हूंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु आहे। नाज़रीन अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु असां पुलिस जी कहाणी ॿुधंदासीं ज़ोहा वसीम जे ज़बानी। ज़ोहा वसीम सिंध पुलिस जी कारकर्दगी ऐं मुश्किलातुनि ते PhD कई आहे। पाण हिन वक़्तु लंडन जी वॉरविक यूनिवर्सिटी में सोशोलॉजी जे शोबे में असिस्टेंट प्रोफेसर आहिनि। असां ॿुधंदासीं त हुननि खे हिकु त पुलिस जी कारकर्दगी ऐं मुश्किलातुनि जी ॻाल्हि अचे थी, ॿियो इहो आहे त जॾहिं को उन ते कमु करे थो त उनखे कहिड़ियूं मुश्किलातूं अचनि थियूं या उहे कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके माज़ी खां वठी हाल ताईं जेके आहिनि उहो प्रोसेस में रहियूं आहिनि ऐं पुलिस जो शोबो तो उन हवाले से असां अॼु उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सिंध TV के लिए वक्त दिया और हमें पता होता है कि बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत है कि आप हमारे लिए वक्त निकालती हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे बुलाया और आपको मेरी रिसर्च में इंटरेस्ट था तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बिल्कुल। अच्छा जी ज़ोहा, हमें ये बताइएगा कि सबसे पहले कि आपने इनिशियली तालीम यहाँ से कहाँ से हासिल की? तो यहाँ पे एक स्कूल है क्लिफ्टन में, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। मैं वहाँ पे थी काफ़ी साल वहाँ पे थी। तो बेसिक मेरी अर्ली जो स्कूलिंग थी वो वहीं पे हुई थी। उसके बाद फिर 1-2 साल हम बाहर गए थे, अमेरिका वगैरह में पोस्टिंग वगैरह थी मेरी मदर की। और उसके बाद फिर मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए लंदन चली गई थी। तो फिर मैंने लॉ वहाँ से पढ़ा लंदन से, फिर मैंने मास्टर भी वहीं से करा। फिर मुझे पढ़ने का शौक़ हुआ था यूनिवर्सिटी में, थोड़ी सी आपकी पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट जो है वो जागता है। तो वो यूनिवर्सिटी के बाद फिर मुझे लगा कि मैं पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स के बाद सोचा कि फिर मैं PhD करती हूँ। तो PhD मैंने फिर शुरू करी 2014 में शुरू की थी और 18 में ख़त्म हुई। अच्छा, हमारे देखने वालों को ज़ोहा ये बताइएगा कि आपके वालिद जो है मोहम्मद वसीम सीनियर पुलिस अफसर रहे और कराची पुलिस की सरबराही भी उन्होंने की थी, तो आपने पुलिस में शमूलियत के बजाय तहकीक को क्यों अवलियत दी? जी बिल्कुल, तो मेरे वालिद वसीम अहमद जो हैं वो चीफ ऑफ CCPO थे कराची के 2008-9 तक। तो मैंने काफ़ी क्लोजली पुलिस को देखा, लेकिन बस मेरा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेरा तालीम में, एजुकेशन में, एकेडेमिया में इंटरेस्ट ज़्यादा था। मुझे तहकीक का, रिसर्च का बहुत शौक़ हुआ था। और मैंने जब मास्टर्स अपना किया था तो उस वक़्त मैंने मास्टर्स अपना टेररिज्म और सिक्योरिटी में किया था। और यहाँ पे जो है आपको याद है कि दहशतगर्दी उस वक़्त काफ़ी उरूज पे थी और तालिबान भी जो हैं, उस TTP जो है वो उस वक़्त फॉर्म हुई थी एक, और 2009 में शायद कराची में उनकी मौजूदगी पाई गई थी। तो उस वक़्त फिर मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था कि दहशतगर्दी के बारे में समझा जाए, पढ़ा जाए। फिर जब मैंने PhD शुरू करी तो मेरा इनिशियल यही था कि मैं दहशतगर्दी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, पॉलिटिकल वायलेंस के ऊपर रिसर्च करूं। लेकिन जब मैंने अपनी रिसर्च PhD के लिए शुरू करी तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि पुलिस के ऊपर किसी ने काम नहीं किया है। तो यहाँ पे वैसे तो पुलिस की रेपुटेशन काफ़ी ख़राब है, उसके बारे में भी आई एम श्योर हम बात करेंगे, लेकिन उनकी इमेज और रेपुटेशन काफ़ी ख़राब है। लेकिन वो इतना एक इम्पॉर्टेंट इदारा है कि वो हर चीज़ में जो है वो शामिल होते हैं, लेकिन उनके बारे में कभी किसी ने कोई क्रिटिकली रिसर्च नहीं करी है, कोई किताब नहीं लिखी थी, कोई किसी ने पढ़ा नहीं था इस सब्जेक्ट को सही तरह। तो क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो एकेडेमिया और तहकीक में, मेरी स्किल्स उस तरफ थे, तो फिर मैंने, और मेरे फादर को भी काफ़ी शौक़ था, मेरे दोनों अम्मी और अब्बू को काफ़ी शौक़ था कि मैं पढ़ूं ज़्यादा। उन्होंने हमेशा एजुकेशन के ऊपर काफ़ी जो है फोकस किया सब बच्चों के लिए, तो इसलिए मैं उस डायरेक्शन में गई फिर। बिल्कुल। अच्छा, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा, आम एक तासुर है कि पुलिस जो क्राइम के बारे में सोच होती है आम लोगों की, क्या इस तरह से आपकी अपनी पुलिस ऑफिसर्स जो उनकी फैमिलीज़ होती है तो उसमें भी वो नज़र आती है कि भाई बदअमनी है यहाँ पे और जो है पुलिस कुछ कर नहीं रही, लूट मार हो रही है, तो इस तरह से कुछ फैमिलीज़ में भी होती हैं बातें? जी जाहिर है, क्योंकि पुलिस की फैमिली भी जो होती है वो सोसाइटी का एक हिस्सा ही होती है, तो वो भी आम लोगों में उठते बैठते हैं और वो भी ख़बरें देखते हैं, वो भी अखबार पढ़ते हैं, तो उन्हें भी पता होता है कि पुलिस की रेपुटेशन कैसी है और उसकी इमेज क्यों ख़राब है और वो किस तरह के कामों में मुलव्वस हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि पुलिस की फैमिली जो है
वो थोड़े से नुआंस को और थोड़ी सी उनकी नज़रियात अलग होते हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर से इदारे को देखा हुआ होता है या उनके बारे में उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ से प्रेशर आ रहे होते हैं, ऊपर से पॉलिटिशियंस के, पार्टीज़ के, हर तरह के इदारों के ऊपर से बाहर से प्रेशर आ रहे होते हैं पुलिस के अंदर। और फिर पुलिस के अंदर के डायनामिक भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जो ऑफिसर लेवल होते हैं उनका कल्चर एक अलग है, फिर जो थाने लेवल पर होते हैं उनका कल्चर अलग है, उनकी मुश्किलात अलग होती हैं। तो उन्होंने अंदर से थोड़ी सी पुलिस फैमिली जो होती है, उनके ख़ानदान वाले जो होते हैं, उन्होंने अंदर से थोड़ा सा इसको समझा हुआ होता है, तो उनके बस नज़रियात थोड़े से अलग होते हैं। लेकिन वैसे उनको पता है कि सोसाइटी के अंदर क्या परसेप्शन है पुलिस के बारे में, वो पता होता है। बिल्कुल। और ज़ाहिर है जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि पुलिस अफसरान होते हैं, उनके जो फैमिलीज़ होती है, तो ज़्यादातर काफ़ी हद तक उनकी चीज़ें मालूम होती हैं। लेकिन हम ज़ाहिर है आपने एजुकेशन भी हासिल की होगी, कई आपकी दोस्तें भी होंगी जिन्होंने आपसे ज़रूर कहा होगा कि वो शिकायत भी करती होंगी कि भाई आपके जो वालिद हैं वो पुलिस में हैं और आपके लिए तो ये सारी चीज़ें आसान होंगी, और इस तरह से कभी कुछ हुआ? मेरे ख्याल से जाहिर है दोस्त यार वगैरह भी हमेशा उनको भी उनके लिए भी पुलिस की परसेप्शन होती है कि ये इदारे में काफ़ी मसले हैं। और ये देखें स्पेशली जो ट्रैफिक पुलिस में जो होते हैं उनके साथ तो काफ़ी लोगों के इंटरेक्शन बहुत हुई है दोस्तों की, तो वो भी काफ़ी तंग होते हैं। तो वो इजहार ज़रूर करते हैं कि यार फिर हमें रोक लिया गया, फिर हमने पैसे दिए गए। फिर कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिनको रोक के उनके वो निकाहनामा मांगते थे। तो बचपन में तो हमने ये बहुत देखा, कोई अगर निकला है, कोई लड़का लड़की निकले हैं तो निकाहनामा मांग रहे हैं या कोई थ्रेट आ रही है ये वो पैसे के लिए, तो उन्होंने वो देखा था, तो वो बात ज़रूर करते थे अक्सर। लेकिन उनको कोई वो पर्सनल नहीं था फादर के अगेंस्ट। जाहिर है अगर आपके वालिद या आपके भाई या बेटा जो है अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में होता है या पुलिस में होता है, तो फिर आपकी कुछ मदद भी हो सकती है। तो अगर आपके दोस्त कोई इशू होता है, उनको कोई लाइसेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए किसी चीज़ के साथ, किसी केस में फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी मेरे फादर काफ़ी हेल्प आउट करते थे। तो उस तरह से आई थिंक उनकी भी सोच थोड़ी खुली थी कि ठीक है एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है, वो एक नौकरी कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अक्सर आपके साथी जो होते हैं ना वो ज़रा मुश्किल से ही समझते हैं इन चीज़ों को जी। तो सिंध पुलिस की तारीख आपने देखी पढ़ी भी है, और अंग्रेज़ दौर में जराइम क्या होते थे और पुलिसिंग की नोयत क्या होती थी? तो उस टाइम पे देखें अब ये काफ़ी पुराना इदारा है, लेकिन उस वक़्त बहुत डिफरेंट सूरत हाल थी, बहुत मुख्तलिफ। ज़ाहिर है हमको 150 साल पहले की बात करें जब ये इदारा बना था, उस वक़्त जो है इश्यूज़ जब हम क्राइम के हवाले से सोचते हैं, जुराइम के हवाले से, तो मतलब बेसिक थे। पॉपुलेशन ज़ाहिर है कम थी, तो उस वक्त डकैतियों के काफ़ी इशू था, कैटल थेफ्ट जिसे कहते हैं, मतलब गाय बकरियां चुराना, वो इशू था। मर्डर्स कम स्केल पे होते थे लेकिन होते थे। किडनैपिंग वगैरह इतनी नहीं थी, लेकिन वो जिस तरह ठगी कहते थे, ठगी का एक इशू था। फिर गोरों को जो है वो कुछ ट्राइब्स जिस तरह थी उनसे काफ़ी हूर्स, जिस तरह हूर होते थे और मुख्तलिफ ऐसे ट्राइब्स होती थी, उनको उनसे काफ़ी वो था कि ये पता नहीं किस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं। उस दौर में जो है अक्सर लोग क्या कहते हैं, कोई ज़्यादा एक जगह पे रहते नहीं थे, मतलब वो फिरते फिराते थे। तो एक तरह से जरा ट्रांस जिस तरह होते हैं उनको भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। डकैत जो थे, कुछ ट्राइब्स को भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। तो उस वक़्त गोरों ने काफ़ी डिफाइन करा कि क्राइम क्या होता है। तो जाहिर है पुलिस भी जो है फिर उन्होंने ही बनाई थी, और वो भी एक हम बात कर सकते हैं, वो 1857 में जब थोड़े से कॉलोनियल दौर के ख़िलाफ़ जो है, गोरों के दौर के ख़िलाफ़ जब एक मूवमेंट चल रही थी और कंस्पिरेसी शुरू हुई थी और काफ़ी प्रोटेस्ट भी होते थे, तो वो जब उनको लगा कि ये जो कौम है इंडिया पाकिस्तान में, उनको उनके अंदर एक सपोर्ट नहीं है इंपीरियल ऑर्डर के लिए या कॉलोनियल ऑर्डर के लिए, ये जो एम्पायर था उसके खिलाफ जब सेंटिमेंट लोगों के बढ़े थे, तो उसकी रिस्पांस में फिर उन्होंने कहा था कि हमें एक पुलिस फोर्स चाहिए जो कि हमारे एक सेपरेट होगी आर्मी से। हालांकि वो काफ़ी ओवरलैप था, वो भी मैं बता सकती हूँ थोड़ा ज़्यादा, लेकिन उनको ये था कि पुलिस जो है वैसी बननी चाहिए कि वो मुआशरे में रहे, सोसाइटी में रहे, और ताकि उसका ये मकसद था कि
हमें ये पता चले कि अगर कोई कंस्पिरेसी चल रही है या कोई ऐसी कोई प्रोटेस्ट शुरू होने वाली है या कोई मूवमेंट चलने वाली है, तो हमें इंटेलिजेंस मिल सके। तो उसका मकसद ये था कि एक अच्छी इंटेलिजेंस कलेक्शन करने वाला इदारा बने जो कि फिर गोरों को बता सके, ब्रिटिश को बता सके, एम्पायर को बता सके कि क्या क्या सेंटिमेंट चल रहे हैं लोगों के और कब जो है हालात ख़राब हो सकते हैं। तो वो एक मेन पर्पस था उस दौर में पुलिस बनाने का, एसेंशियली कि हम एम्पायर जो है उसके इंटरेस्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकें। जो ब्रिटिश हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, लोगों से टैक्स लेना था, लोगों से काम निकलवाना था, चीज़ों को ऑर्डर में रखना था, पब्लिक ऑर्डर जिसे कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर करना था, उस पर फोकस बहुत था और इंटेलिजेंस कलेक्ट करनी थी। तो सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस और टैक्स कलेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसा इदारा बने जो कॉलोनियल एम्पायर के बहुत लॉयल हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बनाया था, एक पुलिस फोर्स फिर बनाई थी। और बेसिक उसका यही था, शुरू में मैं कहती हूँ कि वो जो 19वीं सेंचुरी जो थी उसमें यही था कि पहले तो मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करें, लोगों की चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, ज़्यादातर उसी पे था। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्वेलेंस पे जोर पड़ना शुरू हुआ और इंटेलिजेंस कलेक्शन के ऊपर जो है वो काफ़ी फोकस हुआ फिर पुलिस का। बिल्कुल। अच्छा, हमारे देखने वाले को ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि उन दिनों में पुलिस हुक्मरान या सियासतदानों के ज़ेर असर थी? जी बिल्कुल, वो तो अब भी है लेकिन उस वक्त भी बहुत थी। ज़ाहिर है, देखें इदारा जो है वो गोरों ने बनाया था, वो तो एक कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उस टाइम की, उस गवर्नमेंट ने बनाया था। और जैसे मैंने कहा, बनाया उसी मकसद के लिए था कि एक जो गवर्नमेंट है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए। तो उस वक़्त उन्होंने, ऐसा नहीं है कि पुलिस को कभी इंडिपेंडेंस दी या बहुत ट्रांसपेरेंट पुलिसिंग थी, ऐसा नहीं था, या लोगों के इंटरेस्ट को देखने के लिए भी पुलिस नहीं बनी थी। मतलब ठीक है, लोगों के अगर झगड़े होते थे तो उन पे पुलिस हेल्प आउट करती थी, केसेस रजिस्टर होते थे, FIR रजिस्टर होते थे, लेकिन अल्टीमेटली ये था कि जो कॉन्स्टेबलरी है पुलिस की, वो भी जो है वो मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे। तो उस एक तरह से उन्होंने ये किया था कि जो ऑफिसर लेवल पे थे, PSP जिसे हम आज समझते हैं, PSP लेवल पे जो ऑफिसर्स थे वो उन्होंने ब्रिटिश ही बिठाए थे। तो बहुत उस जमाने की बात यह है कि बहुत कम लोकल, जिसको हम नेटिव्स कहते हैं, मतलब जो वहाँ के मुआशरे के, मतलब सोसाइटी के जो लोकल थे इंडियंस उस टाइम पे, बहुत कम जो है वो ऑफिसर लेवल की रैंक पे भर्ती होते थे, या बहुत कम ऑफिसर लेवल की रैंक पे उनको पोस्टिंग्स मिलती थी या प्रमोशंस मिलती थी। उस रैंक पे उन्होंने गोरे ऑफिसर्स को ही बिठाया। तो उसका मकसद यही था कि ये देखें कि जो कॉन्स्टेबलरी है वो गोरे का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगी, कि अगर कोई कॉन्स्टेबलरी में से भी कोई ज्यादा मुआशरे को सपोर्ट कर रहा है या मूवमेंट को, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जिसे कहते हैं, अगर वहां पे भी ऐसा कोई लग रहा था कि कोई ज्यादा कोई कांस्टेबल लेवल बंदा या SHO जो है, थानेदार जो है, अगर वो कोई लोकल मूवमेंट को सपोर्ट करेगा तो जो ब्रिटिश ऑफिसर ऊपर बैठा हुआ है वो उसको दबा सके। तो इसलिए उन्होंने ऑर्डर इस तरह बनाया था कि जो पावर है वो सारा ऊपर की तरफ फ्लो हो, ऊपर की तरफ जाता था। बिल्कुल जी। तो उससे ये जाहिर होता है कि उस वक्त भी जो है वो जो नेटिव लोग थे उनको इतनी जो है अप्रोच नहीं दी जाती थी कि वो फैसला साजी में हों या पुलिस के आला जो ओहदे तक पहुंचे। जी बिल्कुल। और उसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, जो अब काफ़ी कॉमन नॉलेज है, कि जब जो उन्होंने पुलिस बनानी थी तो उन्होंने ये नहीं देखा था कि जिस तरह लंदन में फॉर एग्जांपल पुलिस बनी हुई थी उसका मॉडल फॉलो किया जाए। उन्होंने देखा कि जो आयरिश थे, अब उस वक्त आयरलैंड में भी एक इंसर्जेंसी थी, वो भी ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ एक वहाँ पे मूवमेंट चल रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई थी। तो पुलिस के बजाय उन्होंने एक कॉन्स्टेबलरी बनाई थी, जो कि बनी ही इसलिए थी कि कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट है उसे दबा सकें। तो यहाँ पे भी, इंडिया में भी, सब कॉन्टिनेंट में भी गोरों ने वो मॉडल इस्तेमाल किया। मतलब वो जो जिस तरह सिटी में ना एक वो डेमोक्रेटिक कोई मॉडल पुलिसिंग का हो सकता है, जिस तरह लंदन में था, वो वहाँ पे वो मॉडल उन्होंने नहीं अडॉप्ट किया, वो आयरिश मॉडल लेकर आए थे, जिसका पर्पस यही था कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स को दबाया जाए, रिबेलियन को दबाया जाए। बिल्कुल। नाज़रीन, तव्हां ज़ोहा वसीम सां ॻाल्हि ॿोल पाण ॿुधूं पिया, ऐं हू जेको आहे पुलिस जी हिस्ट्री जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कनि पियूं। हिते असांजो वक़्तु थियो आहे नंढड़े ब्रेक जो। कुझु देरि में असीं वरी अचूं था, त असीं हलूं था हिकिड़े नंढड़े ब्रेक ॾांहुं।
वेलकम बैक नाज़रीन। असांजी ॻाल्हि ॿोल हलंदड़ हुई ज़ोहा वसीम सां। अचो पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल खे उते ही शुरू कयां थी जिते असां ख़त्म कई हुई। तो ज़ोहा, हमें बताइएगा कि 1857 में जंग आज़ादी शुरू हुई और 4 साल के बाद यानी 1861 में पुलिस एक्ट आया। तो अंग्रेज़ सरकार की पुलिस का क्या किरदार था? तो जैसे मैंने कहा कि उनका जो पर्पस था उस पुलिस फोर्स की बनने का, वो यही था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। उनके वो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं आम आदमी से, वो टैक्स टाइम पे दिए जाएं। अगर कोई रिबेलियन, कोई प्रोटेस्ट मूवमेंट या कोई हलचल मच रही थी गोरों के खिलाफ, तो उसके उस पे सर्वेलेंस की जाए, लोगों पे इंटेलिजेंस कलेक्ट की जाए और वो मूवमेंट को रोका जाए। लेकिन उसके ये भी था उस दौर में कि उनको शुरू से ये पता चल गया था गोरों को कि ये करप्शन बहुत है, और जो चीज़ें हम देखते हैं आज इदारे में, करप्शन हो गई, टॉर्चर हो गया, वो उस टाइम पे भी हो रही थी। अच्छा। और काफ़ी जो आर्काइवल रिपोर्ट्स हैं पुराने उस दौर की, 1920 से 30s का जो पीरियड है, 1920-1930 का, वो ये काफ़ी जाहिर करता है कि क्योंकि पुलिस की हर साल एक एनुअल रिपोर्ट निकलती थी। और मेरा ख्याल से उस टाइम पे एक मद्रास कमीशन उसे कहते हैं, मद्रास कमीशन भी बना था। वो भी पुलिस टॉर्चर के हवाले पे बना था, क्योंकि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आने शुरू हो गए थे जो ये जाहिर करते थे कि पुलिस जो है टॉर्चर भी काफ़ी कर रही है, लाठीचार्ज भी लोगों पे बहुत हो रहा था, और करप्शन के भी काफ़ी एलिगेशन। क्योंकि उस टाइम पे भी, जिस तरह आज भी हम सुनते हैं कि सैलरियों का बहुत मसला होता है, सैलरी बहुत कम पे की जाती है, तो यही उन्होंने कहा था कि जो कांस्टेबल लेवल ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरियाँ बहुत कम थीं और नफरी भी बहुत कम थी। तो यही चीज़ें जो हम आज सुनते हैं वो उस टाइम से चलते, बिकॉज बात यही है कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी और हलचल काफ़ी थी, एम्पायर के अगेंस्ट लोग काफ़ी तंग आए हुए थे, और एक तरह से एक मूवमेंट चल रही थी उस टाइम पे 20s और 30s में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने जो है वो पुलिस को काफ़ी छूट दी गई थी। तो हालांकि ये चीज़ें रिपोर्ट सामने आ रही थी, लेकिन उन्होंने इस पर ज़्यादा एक्ट नहीं करा, क्योंकि उनको यही था कि पुलिस का मेन जो मकसद है वो मूवमेंट को तोड़ना है, मूवमेंट को स्टॉप करना है। कोई रिबेलियन चल रहा है, कोई इंसर्जेंसी ऊपर आ रही है, उसको रोकना है, उस लोगों को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल के ऊपर, वायलेंस के ऊपर, तशद्दुद के ऊपर बहुत फोकस था। तो हालांकि ये चीज़ें पेपर्स में लिखते थे और कमीशन की रिपोर्ट्स आती थी, इंक्वायरियाँ होती थी, लेकिन जिस तरह आज होता है उस तरह भी यही था कि बस किसी एक थानेदार को हटाते थे और दूसरे को लगाते थे। तो वो बस एक कॉन्टिन्यूएशन चल रही है उस दौर में जो चल रहा था। बस आपके मसाइल थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है, जाहिर है, लेकिन उस टाइम पे भी हालात काफ़ी ख़राब थे। बिल्कुल ज़ोहा, हमारे देखने वाले ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों में जब कराची में हंगामा आराई हुई थी और नकल मकानी भी की गई थी, तो उसमें पुलिस का क्या किरदार रहा था? जी बिल्कुल। तो उस वक़्त जो है 2 चीज़ें हो रही थी। एक तो ये है कि इंस्टीट्यूशन, इदारे के अंदर काफ़ी मिसमैनेजमेंट थी। जाहिर है क्योंकि माइग्रेशन चल रही थी, तो वहाँ से लोग यहाँ आ रहे थे, यहाँ से लोग वहाँ जा रहे थे। तो इस तरह जो ऑफिसर्स थे वो भी उनका भी जो है माइग्रेशन हुआ था। तो और जो इस तरह कराची शहर है, यहाँ पे तो बहुत तादाद जो है वो आबादी जो है बहुत बड़ी थी, और ऑफिसर जब यहाँ पे आए थे तो काफ़ी मुश्किल था। जो लेट 40s 50s का जो दौर है, उसमें काफ़ी उनको मुश्किलात हुई थी, और उस वक्त करप्शन भी काफ़ी हो रही थी। ये भी मुझे याद आ रहा है कि अब इशू बना था कि वो कहाँ ठहराएंगे और लोगों को कहाँ भर्तियाँ करेंगे, बिकॉज ऑफिसर्स आ गए थे लेकिन जगह नहीं थी, पोस्ट नहीं थी, तो पोस्टें क्रिएट करनी थी, लोगों को अकोमोडेट करना था। तो जिस तरह एक मुआशरे में एक टेंशन थी, मिसमैनेजमेंट थी, ऑर्गेनाइजेशन का इशू था, उस तरह इदारे के अंदर भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन का इशू था। और दूसरा ये है कि मेरा ख्याल से 50s की ही बात है, यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी, एक बात शुरू हुई थी कि कराची शहर को स्पेशली एक सिटी पुलिस की ज़रूरत है। मतलब जिस तरह लंदन में होती है या दूसरे शहरों में हमने देखी थी, तो बहुत जल्दी ये एहसास आ गया था कि कराची के जो मसाइल हैं वो बहुत जिसको हम अर्बन शहरी मसाइल होंगे, कि आबादी बहुत बढ़ेगी, एक जो है घर हाउसिंग का इशू होगा, डेवलपमेंट का इशू होगा, सर्विसेज का इशू होगा। तो उनको ये था कि एक सिटी पुलिस होनी चाहिए, जिसको एक मेट्रोपॉलिटन पुलिस भी हम कहते हैं इंग्लिश में।
तो वो उनको तो उस पर एक एक्ट भी बना था, 56 या 58 की बात है मेरा ख्याल से। तो एक्ट बना था और वो जिना के सामने लाया भी गया था, लेकिन वो पास होने से पहले मेरा ख्याल से वो कभी पास नहीं हुआ, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी डेथ से पहले की बात है। तो वो अनफॉर्चुनेटली इसलिए फिर वो 19वीं सदी का जो 1861 वाला एक्ट है वो अब चलता आ रहा है, और वो कहाँ गया वो सिटी पुलिस का मॉडल जो बना था, वो अब पता नहीं है, कभी किसी ने उठाया नहीं फिर उसके बाद। अच्छा, कोई उसको ला नहीं पाया, उस पर कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल। तो वो जना के साथ लगता है कि वो वहीं पे ही ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हम ये अगर कहें कि ये बात दुरुस्त है कि माजी में सियासी इंतकाम की कार्रवाई के लिए जो है पुलिस मौसर हथियार समझी जाती थी? जी बिल्कुल, और ये हमने तो अभी जाती थी नहीं, जाती है, अभी भी यही हो रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और लोगों को, अपोनेंट्स को जो है उनको उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना, जैसे पहले भी मकसद वो था, वो उनका पर्पस था, आज भी उनका मकसद काफ़ी हद तक यही है। ये है कि मतलब जाहिर है क्योंकि बड़ा इदारा है अब तो लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प करना भी मकसद है, इश्यूज को, क्राइम को सॉल्व करना, दहशतगर्दी के केसेस इन्वेस्टिगेट करना, लोगों की मदद करना। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे पूरा आपका 30,000 जो लोग हैं वो सब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ये कहूँगी कि जो ऊपर आपके पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हुए होते हैं उनका हमेशा ये है कि इदारे के ऊपर कंट्रोल उन्हीं का रहे, ओवरसाइट उन्हीं की रहे, और जो मेन काम पुलिस करे वो यही हो कि जो पॉलिटिकल एक ऑर्डर बना हुआ है यहाँ पे वो मेंटेन हो, अब वो जिस गवर्नमेंट का भी हो। तो 70s में उस वक्त जब भुट्टो का दौर था स्पेशली, तो उस वक्त से बात सामने आ गई थी कि ये एक बहुत पॉलिटिसाइजेशन पुलिस की शुरू हो गई है। तो शायद आपको याद हो, व्यूअर्स को शायद याद हो, वो एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स भी बनाई थी, FSF जिसे कहते हैं भुट्टो साहब ने, तो वो भी बनाई थी। उसका भी मकसद यही था कि भुट्टो साहब के खिलाफ अगर कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन खड़ी हो रही है, चल रही है, तो वो उसको कंट्रोल करे। उसके बाद फिर ज़िया के बाद भी हमने ये देखा, 80 में 90 में MQM थी, पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने भी अकॉर्डिंगली जो है पुलिस का इस्तेमाल किया। यहाँ पे कराची में तो हमने देखा है कि स्पेशली 90s में जो ऑपरेशन हुए, MQM पीपल्स पार्टी कितना एक दूसरे के खिलाफ चलती थी। तो आपके व्यूअर्स को भी शायद याद होगा कि जब MQM के खिलाफ भी जाना था तो हालांकि रेंजर्स आ चुके थे उस टाइम पे, लेकिन ज्यादातर पुलिस को ही यूज किया गया था। मैं कहूँगी सपोर्ट के लिए रेंजर्स आए थे और आर्मी भी आई थी उससे पहले, लेकिन पुलिस का काफी उनको एक फ्री हैंड दिया गया था कि एक जीरो टॉलरेंस अप्रोच जिसे कहते हैं, कि उनको उसी टाइम पे उन्हीं दिनों जो है MQM को भी एक दहशतगर्द की तरह, दहशतगर्द इदारे की तरह एक लेबल कर दिया गया था। और हमने काफी देखा कि टॉर्चर सेल्स बने थे MQM के खिलाफ, और CID जो थी उस टाइम पे उसका काफी मशहूर है कि उनका तो एक अपना टॉर्चर सेल था। तो दोनों तरफ से वायलेंस चल रहा था, MQM वाले भी तशद्दुद करते थे और पुलिस वाले भी बहुत तशद्दुद करते थे, तो काफ़ी लोग मारे गए थे 1995 96 में। तो वो दिन, और अब मैं कहूँगी दूसरे प्रोविंसेस में भी हम आज यही देख रहे हैं, जिस तरह से अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ, अब प्रेजेंट डे पे आ रही हूँ, जिस तरह तहरीक इंसाफ के PTI के खिलाफ भी जिस तरह एक्शन हो रहे हैं पंजाब में, तो पुलिस फोर फ्रंट पे है। तो बात यही है कि आपने जो इदारा बनाया हुआ है उसका पर्पस यही है कि जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन किया जाए और पॉलिटिकल मास्टर्स को सर्व किया जाए। इसलिए हम सुनते तो बहुत है कि कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए और ये सब, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग ठीक है, बट पुलिस का मकसद हमेशा ये होना चाहिए कि वो लोगों को सर्व करे, उनकी हेल्प करे। लेकिन जो आपके ऊपर बैठे हुए होते हैं वो फिर ये मुश्किल करते हैं कि अगर कोई ऐसा IG है या कोई SHO भी है जो हमारे मकसद के लिए काम नहीं कर रहा, तो उसे हटाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। ये तो हमने सिंध में बहुत देखा है, IGO के साथ बहुत देखा है। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे बात कर रही हैं सिंध के हवाले से ना, तो अभी आपने कहा कि पंजाब से ज़्यादा सिंध में बहुत है, तो उसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? मैं पहले ये सोचती थी कि पंजाब से ज़्यादा सिंध में बहुत है, मैं अब शायद ये ना बोलूं, क्योंकि अच्छा तो मेरी ज़्यादा फोकस मेरी रिसर्च सिंध और कराची पे ही रहा है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ कि दूसरे सूबों में किस तरह से पुलिसिंग होती है, लेकिन मैं कहूँगी कि पंजाब में आज काफ़ी आपको एक पोलिटिसाइज्ड पुलिस फोर्स मिलेगी। FIA से लेके थाने लेवल तक, वुमेन्स
पुलिस का भी मैं अब काफ़ी सुन रही हूँ कि उनका अब ये क्योंकि ज़्यादा जो एक थ्रेट कह लें या ज़्यादा एक इशू जो आज की गवर्नमेंट को रिजीम को जो मिलता है वो पीटीआई से मिलता है, पीटीआई के सपोर्ट से मिलता है, तो ज़्यादा उनका वो इशू पंजाब में काफ़ी है। तो पिछले काफ़ी सालों से, और ये मैं कहूँगी कि पिछली हुकूमत के टाइम से, पीटीआई की गवर्नमेंट के टाइम से और पीएमएलएन की गवर्नमेंट के टाइम से, दोनों पार्टीज का ये था कि पुलिस पर हमारा कंट्रोल ज़्यादा बने। तो पीटीआई के टाइम पे भी ये बहुत हुआ था कि हर कोई जो है अपना पुलिस का आईजी, और काफ़ी आपको याद होगा एक पॉलिटिकल फाइटिंग भी काफ़ी हुई थी कि किसी ने एक चीफ मिनिस्टर बदल दिया तो किसी ने आईजी बदल दिया, ये बहुत हुए थे। उनके पीटीआई के दौर में भी जो है आईजीज का आपने बदलाव काफ़ी देखा, और मतलब बदलियां बहुत हुई थी पुलिस के अंदर। और फिर अभी भी हमने ये देखा है कि जो पंजाब पुलिस है उसका मेन मोटिव यही है कि जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करे। तो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे पोलिटिसाइज ज़्यादा है, वहाँ पे पोलिटिसाइज कम है। मुख्तलिफ इश्यूज हैं दोनों सूबों में, लेकिन एक कंट्रोल के हवाले से पार्टी कंट्रोल पुलिस के ऊपर होना चाहिए, ये मैं दोनों सूबों में देख रही हूँ। बिल्कुल जी। अच्छा, आपने यहाँ पे बात की कि ज़ाहिर है फेवरेटिज्म भी होता है और फिर तब्दीलियाँ भी होती हैं, तबादले भी होते हैं। तो आपके वालिद के साथ कभी ऐसा हुआ कि ज़ाहिर है आप एक जगह पे रह रहे हैं, फिर आपको पूरा मूव करना पड़ता है पूरी फैमिली को, तो इस तरह से कभी आपके साथ हुआ कि आप एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर? तो वो जाते थे, हम फैमिली को इतनी डिस्ट्रप्शन नहीं हुई थी, और ज़्यादा उनकी पोस्टिंग सिंध के अंदर हुई थी। कभी इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में हुई थी, लेकिन ज़्यादातर वो सिंध में ही है, कराची में ही थे। तो वैसे तो इदारे के अंदर उनकी हुए थे, मूवमेंट काफ़ी थी, लेकिन फैमिली जो है वो ज़्यादा कराची में ही थी। जी बिल्कुल। ज़ोहा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि पुलिस के खिलाफ गफलत, नाअहली, मनमानी, करप्शन के इल्ज़ामात आम हैं, तो उसकी वजह क्या है? बहुत बड़ा सवाल है ये। बहुत वजूहात तो बहुत हैं इसके, इन इश्यूज़ के लिए, करप्शन के लिए और इनकॉम्पिटेंस और इनएफिशिएंसी के लिए। अगर हम बेसिक चीज़ों को देखें तो देखें, एक अल्टीमेटली एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक डेवलपिंग मुल्क है, तो उसमें काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, बजट के इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। तो डिलीवरी पर बहुत जो है वो फ़र्क पड़ता है। अगर आपका बजट कम हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपकी जो है वो सैलरियाँ पे नहीं हो रही हैं, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन भी सफ़र करेगी, और जो एक ऑफिसर की मोटिवेशन है कि वो सही तरह अपना काम करे वो भी कम हो जाएगी। कि अगर उसको लगता है कि मेरी ना जॉब सिक्योरिटी है, ना मुझे सैलरी सही तरह मिल रही है, मैं आम थाने वाले की बात कर रही हूँ, लेकिन सबको अप्लाई करता है मेरा ख्याल से, कि अगर उनको लगता है कि पता नहीं, और फिर ये भी बात है ना कि चलें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पता नहीं सैलरी कब मिलेगी, फिर आपको ऊपर से जो है वो डांट बहुत पड़ रही होती है, हर कोई आपको डांट रहा है, कभी पार्टी वाले आपको डांट रहे, कभी आपके आईजी आपको डांट रहे हैं। और फिर आपको ये भी खतरा है, क्योंकि कराची तो अब तो काफ़ी बेहतर है, अमन अमान काफ़ी है, लेकिन पहले जो है जिस तरह 90s में और फिर 2000s में ऑपरेशन से पहले हमने देखा कितने पुलिस वालों पर जो है टारगेट किलिंग्स हुई थी, कितने मारे गए थे। तो वो एक डर ये भी था कि हम निकलेंगे तो हमें जो है वो बेसिकली हमारे गन पॉइंट पे हमारा कोई भी हमें मार सकता है। तो वो एक पर्सनल सिक्योरिटी का भी एक इशू होता है कि हम सेफ भी नहीं है बाहर, फिर इदारे में हमें इतना प्रेशर है, फिर बाहर से फिर हर कोई जो है हर कोई अपने आप को वीआईपी भी समझता है, तो उनको लगता है कि पुलिस सिर्फ हमारे लिए काम करे, तो वो भी एक इशू होता है। तो ये तो एक्सटर्नल थ्रेट्स काफ़ी होते हैं। फिर इंटरनली जिस तरह मैंने कहा सैलरियों का, और एक कल्चर ये भी है कि अल्टीमेटली इट इज़ जो इदारा बना, जैसे मैंने कहा, उसका यही है कि वायलेंस जो है और तशद्दुद जो है वो पुलिस के अंदर, हर पुलिस फोर्स में दुनिया में मैं ये कहूँगी कि कोअर्जन, वायलेंस और लाठी चार्ज करना उनके अंदर एक बस एक उनके प्रिंसिपल्स में होता है कि आपने कुछ भी करके जो है वो ऑर्डर मेंटेन करना है। और फिर अगर आपको गवर्नमेंट जो है, आपकी गवर्नमेंट पीरियोडिकली आपको खुली छूट देगी, तो फिर तो आपको यही लगेगा कि अगर मेरे पास डंडा है तो मैं इस्तेमाल करूं। तो अगर आपकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है, आपकी ग्रूमिंग ही ऐसी हुई है, फिर आपके ऊपर प्रेशर्स भी ऐसे ही पड़ रहे हैं, तो फिर आपको एक करप्ट और एक वायलेंट और एक इनकॉम्पिटेंट पुलिस फोर्स मिलेगी। तो इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल भी हैं, सोशल भी हैं, और फिर इदारे के अंदर मैंने जैसे मैंने बताया काफ़ी फैक्टर्स हैं। इस पर पूरी किताब लिख सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रही थी कि जाहिर है उनका माइंड सेट ऐसा बनाया जाता है कि आपको हर सूरत में जो है ऑर्डर पे जो है वो मानना है, तो फिर वो उस वक्त तो कर जाते हैं जो वो समझते हैं, तो बाद में बड़ी मुश्किलातें आती हैं जी। फिर बाद में फिर यही है ना कि अगर वो बेचारे कोई एसएचओ होंगे तो उनको हटा दिया जाएगा, तो ब्लेम उन पे आ जाएगा। अगर कोई ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होती पुलिस के अंदर
तो उसमें ये होता कि अगर किसी ने तशद्दुद करा किसी पुलिस ऑफिसर ने, तो वो आईजी अकाउंटेबिलिटी उस पर लेता। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जिस तरह से कल्चर है वो यही है कि अगर किसी एसएचओ ने या एसपी ने कोई तशद्दुद किया है तो वो फिर आईजी साहब जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं लेते। अमूमन तो मेरा ख्याल से लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक क्रेडिबिलिटी एक इदारे की ज़्यादा बनती है कि जो आपके जो लीडर हैं उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली है अगर कोई बात ख़राब हुई है। लेकिन हमारे यहाँ बस यही होता है कि उसको डिसमिस कर दो, एसएचओ हटा दो, कोई और लगा दो, और ये बस एक परफॉर्मेंस होती है, एक दिखाना होता है लोगों को कि हमने कोई एक्शन लिया है। लेकिन वो उस एक्शन से किसी को किसी को बदला करने से या किसी को कोई और एसएचओ लगा दिया या डिसमिस कर दिया, तो वो पनिशमेंट का जो है ना, पनिशमेंट का जो एलिमेंट होता है वो पुलिस में फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का नहीं होता। तो फिर अगर आपका यही होगा ना कि बस मैं इसको पनिश कर दूंगा, तो फिर ऑफिसर भी जो है वो यही सोचेगा कि यार मैंने ऑर्डर सही तरह फॉलो नहीं करा तो मैं पनिश हो जाऊंगा। तो उसकी भी मेंटालिटी, जिस तरह माइंडसेट होगा वो यही होगा, मैं किसी तरह अपने बॉस को हैप्पी रखूं, उसको मैं खुश रखूं, जो ऑर्डर मिल रहा है मैं ऑर्डर फॉलो करूं, अगर मैंने ज्यादा इधर उधर किया तो मैं डिसमिस होऊंगा, मैं पनिश होऊंगा। तो पनिशमेंट पे ज्यादा फोकस है और डिसिप्लिन पे और अकाउंटेबिलिटी पे, ट्रांसपेरेंसी पे, इन चीजों पे फोकस बहुत कम है। बिल्कुल। ज़ोहा, आपने ज़रूर ये देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि अक्सर हम देख रहे होते हैं कि लोग जो है वो किसी भी मशकूक शख्स को पकड़ लेते हैं, फिर उसे मार देते हैं, वो पुलिस पर जो है वो उनके हवाले भी नहीं करते, फिर उनको जो है उन पर वो, इसका क्या वजह आपको नज़र आती है कि पुलिस पर जो एतमाद है वो गंवा चुकी है? इस तरह की कुछ सिचुएशन नज़र आती है आपको? जी, मुझे लगता है पुलिस पर, बट गवर्नमेंट पे जनरली मेरा ख्याल से अगर आप एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पे सोसाइटी को गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पे भरोसा नहीं है, कोर्ट्स पे भरोसा नहीं है, पुलिस पे भरोसा नहीं है, और हर जगह जो है हर तरह से आपका जो आम आदमी है वो फाइनेंशियली भी पिस रहा है, उसके पैसे भी कम है, उसमें बहुत गुस्सा है। आपके जो मुआशरे हैं उसमें हर किसी को बहुत गुस्सा है, हर कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। लाइट नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है, बिजली का बिल बहुत आ रहा है, बिजली आती नहीं है लेकिन बिल बहुत आता है, और घर पे मार पड़ रही है, बाहर निकलेंगे तो मार पड़ेगी। तो हर किसी के अंदर बहुत एक फ्रस्ट्रेशन है, बहुत गुस्सा है, और इदारों पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर ही नहीं बल्कि कोर्ट्स पर ही। तो हर किसी को लगता है कि बस मैं जो है, अगर कोई ऐसा मॉब खड़ा हो गया या किसी ने कोई गलत काम किया तो उसको लगता है बस मैं खुद ही उसका जो है उससे डील कर लूं, उससे अपना इंसाफ ले लूं, और उनको लगता है वो बहुत सही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं पुलिस के पास लेके जाऊंगा तो निकल आएगा, कोर्ट्स के पास लेके जाऊंगा तो वहां से बेल हो जाएगी। तो किसी को अगर इदारों पे भरोसा नहीं होता तो वो पुलिस को नहीं कॉल करेंगे। तो और ये बहुत मैं कहूँगी शुरू से ही 50-60 से जो है पब्लिक में जो पुलिस पे ट्रस्ट था वो कम से कम होता जा रहा है सबको। अब तो बहुत आम बात है, जिस तरह आपने कहा ना कि मेरे दोस्तों को भी पता होता है कि करप्शन है, इनकॉम्पिटेंस, सबको पता होता है। तो आपने अगर पुलिस से इंटरेक्शन नहीं भी करी है तो भी आपकी जो सुनने सुनाई बातों से आपको पता है कि पुलिस की में कोई भरोसा नहीं होना चाहिए, ये तो पैसे लेंगे या ये छोड़ देंगे या ये तो बहुत टाइम लगाएंगे आने में, तब तक तो मैं खुद ही जो है डील कर लेता हूँ। तो ये चीजें हैं कि सोसाइटी के अंदर मुझे लगता है बहुत एक गुस्सा है और फिर इदारों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बिल्कुल। नाज़रीन, असांजी ॻाल्हि ॿोल हलंदड़ आहे ज़ोहा वसीम सां गॾु। असांजे पहिरें पार्ट जो जेको आहे हिते इख़्तिताम थिए थो, ऐं हीअ अॻे पार्ट में असां तव्हां सां वरी मिलंदासीं ऐं पंहिंजी गुफ़्तगू खे जारी रखंदासीं, छो जो कई अहिड़ा पहलू आहिनि अञा पुलिस जे हवाले सां जेके असां ताईं पहुचाईंदासीं। त हिन प्रोग्राम में मूंखे इजाज़त ॾिजो। अल्लाह वाई।